नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम साइंस टुडे क्लासेस के ऊपर आपको 12वीं कक्षा की रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं और हमने पहला चैप्टर ठोस अवस्था स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर हम आपको ठोसों के बारे में समझा चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं, ठीक है, ठोसों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। आपको ये भी बताया कि अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य में पाए जाने वाले बल के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार कि ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे यह सवाल है, यह प्रश्न है कि ये ज्यामिति होती क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भैया ये ज्यामिति होती क्या है। ज्यामिति समझ में आएगी तभी तो ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकारों को हम आगे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ज्यामिति क्या होती है, इधर आप देखिए, जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मेरा आकार है। जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मेरा आकार है, ठीक है। मटके जैसा आकार दिख रहा होगा आपके अपने इस गुरुजी का, ठीक है ना। अभी जरा देखो ध्यानपूर्वक, जो मैं बाहर से दिख रहा हूं वो मेरा आकार है। मेरा आकार कैसा है? मटके जैसा है। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। परंतु जो मेरी आंतरिक आकृति है, परंतु जो मेरी आंतरिक आकृति है कि मैं अंदर से कैसा दिखाई देता हूं, ठीक है ना। मेरे अंदर हार्ट का शेप कैसा है, मेरी पसलियों का शेप कैसा है, ठीक है, मेरी एलिमेंट्री कैनाल का शेप कैसा है, मतलब मेरी आहार नाल का शेप कैसा है, मतलब परंतु जो मेरी आंतरिक आकृति है उसे ज्यामिति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु बाहर से कैसी दिख रही है, यह उसका क्या होता है? आकार होता है। लेकिन उस वस्तु की आंतरिक आकृति कैसी है, यही उसकी क्या कहलाती है? ज्यामिति कहलाती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यामिति किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे ज्यामिति के आधार पर इंपॉर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है भैया ये। ज्यामिति के आधार पर ठोस ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और
क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम देखते हैं इनकी ज्यामिति, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इन ठोसों की ज्यामिति बिल्कुल क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ वो मेरा आकार है, लेकिन जो मेरी आंतरिक आकृति है वो क्या है? वो मेरी ज्यामिति है। और ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति बिल्कुल निश्चित होती है भैया, इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फिर देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। ठीक है ना। चले इधर आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी जो ज्यामिति है मतलब जो आंतरिक संरचना है, इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होती है। ठीक है। हीरा चाहे आप अमेरिका से ले आओ, चाहे आप जापान से ले आओ, चाहे आप चाइना से ले आओ, चाहे वो हीरा हमारे इंडिया का हो, उसकी आंतरिक ज्यामिति हमेशा चतुष्फलकीय ही होगी। उसकी ज्यामिति हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, क्योंकि हीरा एक कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर कोयला होता तो क्या सभी कोयले के एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, सभी कोयले एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना। तो इनमें जो कणों की जो व्यवस्था है, इनमें जो कणों की व्यवस्था है वो नियमित होती है। क्या होती है? वो कणों की व्यवस्था नियमित होती है। ठीक है। कणों की व्यवस्था नियमित होती है। तो आप भी क्रिस्टलीय ठोसों के समान बनिए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, नियमित रूप से वीडियो को देखिए। ठीक है। और मेरे साथ केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। अवयवी कणों का एक नियमित अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न होता है। मेरे मोबाइल में मैंने 2 महीने पहले एल का पैटर्न लॉक लगाया था। क्या लगाया था? एल का पैटर्न लॉक लगाया था। ठीक है।
और आज भी वो पैटर्न log L का ही है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं ना, वो एक नियमित पैटर्न में होते हैं। क्या होते हैं? नियमित पैटर्न में होते हैं कि जैसे हमेशा जैसे कि एक कार्बन हीरे में हमेशा 4 कार्बन से घिरा हुआ रहेगा। मतलब कि हीरे के अंदर क्या होगा? हमेशा एक कार्बन चारों तरफ से कितने कार्बन से घिरा हुआ रहेगा? 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा, ये बीच वाला, ठीक है। और ये वाला भी चारों तरफ से 4 कार्बन से घिरा हुआ होगा। तो क्या हो रहा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों का एक नियमित पैटर्न होता है। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें कार्बन का क्या है? एक नियमित पैटर्न है, ठीक है। और हाँ सुनिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण क्या होगा, मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पढ़ाए गए टॉपिक में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न होता है, अर्थात इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है दीर्घ परासी व्यवस्था, ये एक ही शब्द है, दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या है? लंबे समय तक बने रहने वाली। मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न के अंदर जो जमे हुए हैं, वो आज के 10 साल बाद भी उसी पैटर्न में जमे रहेंगे और 20 साल बाद भी उसी पैटर्न में जमे रहेंगे। एक बहुत अच्छे उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक हीरा है और हीरे के अंदर एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ है। जैसे मैं हीरा हूँ और मेरे सामने भी कार्बन है, ठीक है। जैसे मैं हीरा हूँ और जैसे मैं हीरे का एक कार्बन परमाणु हूँ मैं खुद, ठीक है। तो मेरे आगे भी एक कार्बन, मेरे पीछे भी एक कार्बन, मेरे इधर भी एक कार्बन और मेरे उधर भी एक कार्बन। मैं कार्बन हूँ और मैं चारों तरफ से कार्बनों से घिरा हुआ हूँ, 4 कार्बन से घिरा हुआ हूँ। हीरे के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या होगा? आज के 500 साल बाद क्या होगा? 500 साल बाद क्या होगा? कार्बन 5 कार्बन से घिर जाएगा क्या? नहीं, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद भी उस हीरे के अंदर वो कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से ही घिरा रहेगा। मतलब कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, देखो अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का एक नियमित पैटर्न होता है, अर्थात इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अर्थात अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में लंबी अवधि तक बने रहते हैं, सालों साल बने रहते हैं। जैसे हीरे के अंदर हमेशा एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहेगा और यही उसका पैटर्न है और ये सालों साल, हजारों साल वैसा का वैसा ही उसके अंदर बना रहता है। जैसे कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा कितना पुराना है? 500 साल से भी ज़्यादा 500 क्या, वो तो देखो जब रंजीत सिंह जी को वो मिला था, ठीक है, 500-600 साल पहले मिला था। लेकिन जब वो इस प्रकृति में बना होगा तो लाखों साल पहले बना होगा ना। और लाखों साल पहले भी उस हीरे के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ था। और आज भी जब वो महारानी विक्टोरिया के मुकुट के अंदर जड़ा हुआ है तो आज भी उसमें एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है। तो मतलब उसमें जो कणों की जो पैटर्न है वो नियमित है, दीर्घ परासी है। क्या है? दीर्घ परासी है। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या है? लंबे समय तक बने रहने वाला, लंबे समय तक बनी रहने वाली, लंबी समय तक बने रहने वाली। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 4 हो गए। ज्यामिति निश्चित होती है, कणों की व्यवस्था नियमित होती है, कणों का नियमित पैटर्न होता है, अर्थात अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, अर्थात लंबे समय तक बने रहने वाली अवयवी कणों की व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है।
क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन अर्थात क्लीवेज का गुण पाया जाता है। अब भैया ये विदलन और क्लीवेज कौन सी भला है? ये विदलन और क्लीवेज का मतलब क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन या क्लीवेज का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विदलन या ये जो ये क्लीवेज है ये क्या है, ठीक है, इसे हम समझेंगे क्या है ये विदलन और क्लीवेज, ठीक है। कुछ क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं जिसे अगर हम रख के किसी धारदार हथियार से काटे सटाक धनी सीख तो दो समतल सतहों में वो बट जाता है, बिल्कुल सपाट सतहें प्राप्त हो जाती है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन के गुण का मतलब क्या है कि अगर उन्हें हम किसी धारदार हथियार से काटे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और जो उनकी सतह होगी वो बिल्कुल समतल और सपाट प्राप्त होगी, ठीक है। अभी आपको और समझाते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। यदि क्रिस्टलीय ठोसों को किसी तेज धार वाले हथियार से काटा जाए या काटने पर समतल या सपाट सतहें प्राप्त होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। अगर इन्हें तेज धारदार हथियार से काटा जाए सटाक धनी सीख तो समतल या सपाट सतहें प्राप्त होती है, जिसे ही विदलन का गुण कहते हैं। और यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सुनिए, जैसे हीरे में बर्फ को आप काटो शट धनी से कोई बड़े चाकू से। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। WWF के अंदर लिखा हुआ आता था ना एंड में कि प्लीज़ इस कुश्ती को घर पे ना दोहराए। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हीरे या बर्फ़ को अगर धारदार हथियार से काटे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा और समतल या सपाट सतह प्राप्त होगी। लेकिन हमें ऐसा करके नहीं देखना है क्योंकि इससे चोट लग सकती है, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम देखेंगे ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। साथ के साथ आप पेन और कॉपी लेकर साथ के साथ आप नोट्स भी बनाइए, इससे आपको और अच्छा याद होगा, ठीक है। इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस कहते हैं। ट्रू सॉलिड है भैया, ये ट्रू सॉलिड है ये। इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड है। बाकी तो सब मोह माया है भैया, ठीक है ना। ठोस तो भैया वास्तविक ठोस है, ठीक है। बाकी तो सब क्या है, सब प्रभु की लीला है, सब मोह माया है, ठीक है। तो इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक ठोस वही है भैया जिसमें अवयवी कणों की ज्यामिति निश्चित हो, अवयवी कण निश्चित पैटर्न में पाए जाए, वही क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं,
ठीक है, तो इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं। अब जो मैं अगला टॉपिक इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा है, 6 नंबर का था ये, ठीक है ना, और एक साथ ही समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपको। नंबर विषम देशिकता। अरे भैया चाइना का माल पकड़ा दिया है तो दुकान वाले ने, चलता ही नहीं है। ये है अपना शुद्ध इंडियन, बढ़िया चलने वाला, ठीक है। तो विषम देशिकता या एनिसोट्रोपिक होते हैं, इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। ये एनिसोट्रोपिक होते हैं, विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, मतलब ये एनिसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके जो भौतिक गुणधर्म है, जैसे अपवर्तनांक अर्थात रिफ्लेक्शन इंडेक्स, चालकता हो गया, यांत्रिक सामर्थ्य हो गई, इन सभी के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अलग अलग दिशाओं में क्या प्राप्त होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। इधर आप देखिए, पहले अपन लिख लेते हैं, फिर चित्र बनाकर समझ भी लेंगे कि इनके भौतिक गुणों जैसे चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, इनके भौतिक गुण जैसे चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, अपवर्तनांक आदि के मान एक ही प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में एक ही प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम देशिकता का मतलब क्या है? विषम मतलब क्या है? भिन्न भिन्न, और देशिकता मतलब है दिशाएं। विषम का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न। विषम का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न, और देशिकता का मतलब क्या है? दिशाएं, अर्थात एनिसोट्रोपिक का इस पे गुण पाया जाता है। इनके भौतिक गुण जैसे चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, मतलब कितने मजबूत है भैया, कितने बल को ये सह सकते हैं, ठीक है, इनकी यांत्रिक सामर्थ्य, इनका अपवर्तनांक आदि के मान एक ही प्रकार के ठोस में भिन्न भिन्न होते हैं। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर आप देखिए यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। गुलाब जामुन नहीं बट रहा है शादी में। अभी कण है ये। क्या है क्रिस्टलीय ठोस के? अभी कण है भैया, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज मैं आपको विषमदैशिकता के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये अवयवी कण है। ठीक है, अब इधर आप देखिए, थोड़ा इसमें 4 चांद और लगा देता हूँ। वाह, अति सुंदर। ठीक है, आई एम सॉरी, मार्कर गिर गया था। इधर आप देखिए, एक प्रकाश की किरण AB, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है ये? क्रिस्टलीय ठोस है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब एक प्रकाश की किरण इस क्रिस्टलीय ठोस में से गुजरी AB। ठीक है, अभी आप सिर्फ शांतिपूर्वक देखते रहो। ठीक है, फिर एक प्रकाश की किरण गुजरी CD, फिर एक प्रकाश की किरण और गुजरी, चलो यहां से गुजार देते हैं, E और F। ठीक है, यहां पर आप देखिए, इस वाली प्रकाश की किरण का, इस वाली AB प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक कुछ और होगा। CD वाली जो प्रकाश की किरण है, इसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। अब आप बोलोगे सर पदार्थ तो एक ही है, ठोस तो एक ही है, फिर इसमें जो प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही है, उन अलग अलग प्रकाश की किरणों का अपवर्तनांक अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप ध्यानपूर्वक देखिए, जब प्रकाश की किरण इस दिशा से प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण क्रिस्टलीय ठोस में से नीचे वाली दिशा से प्रवेश कर रही है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस प्रकाश की किरण के दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवी कण हैं। जैसे ये मोटा, फिर छोटा, फिर मोटा, फिर छोटा, फिर मोटा, फिर छोटा, फिर मोटा। इधर भी देखो, इधर भी देखो, फिर मोटा, फिर छोटा, फिर मोटा, फिर छोटा। ठीक है, लेकिन अब आप यहां देखिए, सारे मोटे एक तरफ है, E और F प्रकाश की किरण के एक तरफ देखिए, सारे मोटे अवयवी कण एक तरफ है, सारे मोटे अवयवी कण एक तरफ है। ठीक है, ऐसे ही आप CD के अंदर देखिए, सारे छोटे वाले जो ये अवयवी कण है ये एक तरफ है, और सारे मोटे वाले अवयवी कण एक तरफ है। तो आप देखिए, जो प्रकाश की किरण यहाँ नीचे से प्रवेश करेगी, उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण इसके ये CD वाली जो प्रकाश की किरण है, जो इसके साइड से प्रवेश कर रही है, उसका अपवर्तनांक क्या है? कुछ और है। ठीक है, मतलब कि AB प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न अवयवी कणों में से गुजर रही है, लेकिन CD प्रकाश की किरण समान प्रकार के अवयवी कणों के बीच में से गुजर रही है। यहां तक कई बात आपको बात समझ में है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? इसका मतलब अपन कह सकते हैं, यहां भिन्न 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 दिशाओं में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इन ठोसों के अंदर क्या होता है? भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। AB प्रकाश का अपवर्तनांक कुछ और होगा, रिफ्लेक्शन इंडेक्स कुछ और होगा AB प्रकाश किरण का, और CD प्रकाश किरण का रिफ्लेक्शन इंडेक्स कुछ और होगा, क्योंकि AB किरण के आप दोनों तरफ देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवी कण हैं, मोटा छोटा, लेकिन CD प्रकाश किरण की तरफ देखिए आप, एक तरफ सारे छोटे हैं, दूसरी तरफ सारे मोटे हैं, इसलिए AB प्रकाश किरण का अपवर्तनांक अलग होगा, CD प्रकाश किरण का अपवर्तनांक कुछ और होगा। तो देखिए, विषम देशिकता को हम समझ लेते हैं। विषम मतलब होता है भिन्न भिन्न, देशिकता मतलब होता है दिशाएं, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों की भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुणधर्म है, उनके मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं
ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 नंबर एग्जाम्पल, उदाहरण, ज़्यादा ही हिंदी हो जाएगी शुद्ध। हीरा, हीरा ग्रेफाइड, हीरा ग्रेफाइड, सोना, सोना चांदी, सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है ना। हीरा ग्रेफाइड सोना चांदी, लोहा, लोहा, लोहा कॉपर सल्फेट CuSO4, आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट सोना चांदी लोहा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, आयोडीन, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। इतने उदाहरण काफ़ी है, ठीक है। देखिए जब डॉक्टर दवाई देता है, ठीक है, तो वो सारी की सारी दवाइयाँ हम एक बार में घपाक करके नहीं खाते हैं, एक एक गोली लेते हैं। तो रोज़ हम एक एक गोली लेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। अभी ये पैरासीटामोल मैंने दी है आपको क्रिस्टलीय ठोसों की, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन दूंगा आपको, कौन सी, अक्रिस्टलीय ठोसों की। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। उसके बाद में हम दोनों में डिफरेंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्रिस्टल जालकों का निर्माण एकक कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे से क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी अपना ध्यान रखिए, स्वेटर जर्सी पहनिए, सर्दी का मौसम है। ओके, बाय।